हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। संडे है फिर भी क्लास ले रहे हैं क्योंकि हमने 10वीं की सोशल स्टडी शुरुआत करके हमने फिर बीच में बंद हो गई थी। तो उसकी भरपाई करने के लिए आप फिर या फिर आज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्कूल के बच्चों से संबंधित तो है ही, लेकिन अगर कोई भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तो जो भी भाई बहन स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम समय गवाए हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा था भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम था भारत में राष्ट्रवाद। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? कल की क्लास में हमने किया था सत्याग्रह पर विचार, सत्याग्रह का विचार जो महात्मा गांधी ने अपनाया था। फिर 3 सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह भी महात्मा गांधी ने किए, लेकिन फिर उसी समय एक ऐसा कानून आता है जो बहुत ही दमनकारी और निर्ममता पूर्व कुचलने वाला कानून था। उसका नाम था रोलेट एक्ट। हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। ध्यान रखना, भारत में रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में। और रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना और राजनीतिक व्यक्तियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक जेल में रख सकते थे। ये इसका मेन उद्देश्य था। जल्दबाजी में पारित किया हुआ था। देश ने पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लिया, लेकिन अमृतसर में जो गोली कांड हुआ और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसको देखते हुए, यानी कि हिंसा फैल गई, तो इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब महात्मा गांधी जी ने सोचा कि आंदोलन को चलाने के लिए जन आधार की ज़रूरत है, क्योंकि जो रोलेट एक्ट के खिलाफ ऐसे वो सत्याग्रह का कार्यक्रम था, उसमें कस्बों और शहरों तक ही सीमित रहा, ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव नहीं डाल पाया। तो फिर महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अगर हिंदू मुस्लिम एक जगह मिलकर काम नहीं करेंगे तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उसी समय ओटोमन तुर्की, यानी कि ऑटोनोमस तुर्की में एक पद था खलीफा का, यानी कि ये एक आध्यात्मिक, मुस्लिम के लिए आध्यात्मिक और पवित्र पद था। तो उस पर कठोर प्रतिबंध लगाने और उसको अपमानित करने जैसी अफवाहें फैल गई। तो महात्मा गांधी, यहाँ पे भारत में भी मुसलमानों पर इसका इफेक्ट हुआ। इसी खिलाफा के खिलाफ, जो खिलाफा के खिलाफ अफवाहें उड़ रही थी, उनको मद्देनज़र मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधु ने और अन्य जो युवा मुस्लिम साथी थे उन्होंने। तो उन्होंने सोचा, मुस्लिम जो युवा थे उन्होंने सोचा कि क्यों न महात्मा गांधी से इससे चर्चा की जाए, क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम में फेमस हो गए थे। तो महात्मा गांधी से उन्होंने
इस मामले के लिए चर्चा शुरू की। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि दोनों समुदाय, सभी धार्मिक या सभी समुदाय एक साथ एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेंगे, तभी आंदोलन सफल होगा। अब यहाँ पे पॉइंट यह है कि खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ? तो मार्च 1919 में। कहाँ पर? मुंबई में। किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधु ने। तो महात्मा गांधी से उन्होंने चर्चा शुरू की। महात्मा गांधी को भी ये अवसर उचित लगा। फिर सितंबर 1919 को कलकत्ता अधिवेशन, में 1920 सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने कैसे भी सभी नेताओं को मना लिया या इसकी सहमति, आंदोलन शुरू करने की सहमति प्रदान कर दी। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें कि खिलाफत कमेटी का गठन कब और कहाँ किसने किया, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने और खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने का फैसला लिया गया। तो वो कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में। अब एक चीज सोचने वाली बात है, असहयोग ही क्यों? सॉरी दोस्तों, लाइट गई हुई है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। असहयोग क्यों, इस पॉइंट को समझो। तो महात्मा गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज, 1909 में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के सहयोग से ही बनी थी या स्थापित हुई थी, भारतीयों के सहयोग से ही चल रही है, और भारतीयों के असहयोग से एक साल के अंदर बिखर जाएगी। तो कहने मतलब गांधी जी ये चाहते थे कि जो भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर राज कर रही थी, भारतीयों के सहयोग से ही वो चला रही थी, अगर भारतीय ही उन्हें सहयोग नहीं देंगे तो एक साल के अंदर सरकार बिखर जाएगी और स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये महात्मा गांधी जी के विचार थे, इसीलिए वो असहयोग आंदोलन शुरू करने के पक्ष में थे, और उधर खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। तो दोनों आंदोलन एक साथ चलाने पर सहमति बन गई। फिर सभी के मन में एक ही प्रश्न था। क्या था? यानी कि सभी के मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि असहयोग के विचार से आंदोलन कैसे बन सकता है। यानी कि हमें भी पता है कि असहयोग के एक शब्द से आंदोलन कैसे बनता है, सब इस बात को लेकर चिंतित थे। फिर गांधी जी ने सुझाव दिया और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम, एक नियोजित प्लानिंग या नियोजित कार्यक्रम बनाया। इसके अकॉर्डिंग असहयोग और खिलाफत आंदोलन चलेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने कुछ चरणबद्ध तरीके से और कुछ कार्यक्रम बनाए। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी ने जो कार्यक्रम बनाया उसमें था सरकार की दी उपाधियों को वापस
लौटाना पहला था। जैसे उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी जिसको भी जो उपाधि प्रदान की थी वो वापस लौटा दी। सरकारी नौकरी, पुलिस, सेना और अदालतों, विधायक परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं, इन सब का बहिष्कार किया जाए। इन सब का बहिष्कार हो। फिर ये सब डिसाइड हो गया कि इन सब का बहिष्कार हो, तो अगर सरकार, ये पता था कि सरकार इसके लिए दमनकारी चक्कर शुरू करेगी, तो अगर सरकार दमनकारी चक्कर शुरू करेगी तो इसके लिए भी उन्होंने प्लान बनाया कि व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा अभियान चलेगा। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद में बना, लेकिन सविनय अवज्ञा का एक विचार था कि अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा दमन चक्र चलाएगी तो हम व्यापक रूप से सविनय अवज्ञा, यानी कि अब यही हम सविनय अवज्ञा की बात आ गई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन में क्या अंतर था? असहयोग आंदोलन था जिसमें सहयोग न देना, बहिष्कार करना, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका विपरीत था। इसमें कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान किया गया। तो ये था। फिर 1920 गर्मियों में, लगभग 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए, जन आधार जुटाने के लिए समर्थन जुटाते हुए आगे से आगे बढ़ते गए। कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम में एक पर्सन से शंकित थे। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि उस टाइम में 1919 के विधायक की परिषद के चुनाव थे, तो हर जगह दो गुट होते। उस समय भी कुछ लोग ये चाहते थे कि चुनाव लड़े, कुछ लोग चाहते थे कि आंदोलन में भाग ले। तो इस तरह दोनों तरफ खींचातान चलती थी, क्योंकि इन चुनावों की वजह से कुछ कांग्रेसी नेता चुनावों का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनको पता था। वो एक चीज उनके मन में भय क्यों था, भाई चुनावों असहयोग आंदोलन में भाग लेंगे और चुनावों में भाग नहीं लेंगे, लेकिन उनको ये भय था कि आंदोलन में हिंसा हो सकती है, या उनको हिंसा का भय था। दिसंबर तक, लगभग दिसंबर 1920 तक कांग्रेस में बहुत खींचातान चलती रही, लेकिन दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के कार्यक्रमों की जो कार्यक्रम बनाए थे उनको स्वीकृत कर लिया गया। अब यह है कि असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में जब कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सभी कार्यक्रमों को स्वीकृति दे दी गई, तो इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को स्वीकृति दी गई। तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, तो वो था सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। तो ये
मेरे भाई छोटे भाई बहनों जो 12th में है, उन 10th में है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। अब आंदोलन में यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू हो गया 1 जनवरी 2021 से, मतलब जनवरी 2021 से आंदोलन शुरू हो गया। तो अब ये देख, इसमें है डेट में कंफ्यूज नहीं, क्योंकि बोर्ड की बुक में दे रखा है कि जनवरी 1921 में आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में सभी सामाजिक समूह ने भाग लिया, यानी कि हर तरह से, जैसे व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, सभी प्रकार के सामाजिक समूह थे, उन सब ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन सभी समूह की हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। अब मान के चलो, अब कोई आंदोलन होता है वर्तमान में, जो वर्तमान से जोड़ के देखते हैं कि कोई भी आंदोलन होता है तो क्या सबका मकसद, जो आंदोलन का मोटो है वो रहता है? नहीं, सब अपना अपना मकसद लेके चलते हैं, सब अपने अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यही उस टाइम में हुआ। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के लिए कुछ करना चाहता, व्यापार को ध्यान में रखकर इसमें शामिल हुआ। अन्य समूह थे, वो अपने अपने क्षेत्र या जिस क्षेत्र का समूह था वो उस क्षेत्र में उसकी आकांक्षाएं थी। तो सबकी मतलब भाग सभी समूह ने लिया, लेकिन हर एक की आकांक्षाएं अलग अलग थी। सभी ने मतलब सभी समूह ने या जिन्होंने भाग लिया समूह ने, सबने स्वराज्य के आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन सबने स्वराज्य के आह्वान को अलग अलग तरीके से अपनाया। यानी कि जो आह्वान स्वराज्य का किया गया था तो उसका सभी ने अपने भिन्न भिन्न अर्थ निकाला। अभी जैसे हम आगे इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग समूहों ने इसका अर्थ निकाला। जैसे अभी मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता यानी कि जो आज़ादी उनसे छीनी गई थी, उनको बाहर जाने के लिए मनाई थी, तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए वो उस स्वराज्य का अर्थ निकाला। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमींदार वर्ग था या किसान था, उन्होंने अपने हित के लिए निकाला कि लगान उनका मेन समस्या थी, उसको लेकर वो अपने ऐसे अर्थ निकाला। तो इस क्षेत्र में धाराएं अलग अलग थी, ग्रामीण क्षेत्र में अलग, शहरी क्षेत्रों में अलग, और जो बागानों में काम कर रहे थे उन्होंने अलग। सब ने अपने अपने हिसाब से स्वराज्य का अर्थ निकाला। क्लियर? तो इसका प्रभाव सभी जगह अलग अलग देखने को मिला। तो आज हम देखते हैं शहरी क्षेत्र में कि शहरी क्षेत्र में इसका प्रभाव कैसा रहा। तो शहरी क्षेत्र में शुरुआत में मध्यम वर्ग ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी ली। यह जो ये आंदोलन जो शहरों में जो शुरुआत हुई वो मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से शुरू हुई। हेडमास्टरों, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। अब बात आती है प्रांतीय विधायकीय प्रांतीय चुनावों की। तो लगभग सभी पार्टियों ने सभी प्रांतों में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ये तो कॉमन बात है कि चुनावों में भाग नहीं लिया, लेकिन
मद्रास प्रांत, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही, जो भाई-बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है कि मद्रास के अलावा सभी प्रांतों में चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में किसने बहिष्कार नहीं किया? तो मद्रास में एक गैर ब्राह्मणों की, यानी कि ब्राह्मणों के अलावा गैर ब्राह्मणों की एक पार्टी, जस्टिस पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? तो उन्होंने सोचा कि आंदोलन के बजाय, ये उनके विचार थे कि आंदोलन के बजाय हमें सीधा विधायक परिषद का चुनाव लड़के वहाँ विधायिका में जाके अपनी मांग को उठाना चाहिए या उनके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, काउंसलिंग के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। तो इस उद्देश्य को लेकर वो चुनाव लड़ना चाहते थे। फिर इसमें भी क्या क्या कार्यक्रम हुए शहरों में? एक तो विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, शराब के दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मतलब रास्ता रोका गया। पिकेटिंग एक नया शब्द है। रास्ता यानी कि एक आंदोलन का ऐसा तरीका जिसमें दुकानों के रास्ते को रोका गया, अंदर नहीं जाने दिया। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी सामान की होली जलाई गई और विदेशी सामान की होली जलाई गई तथा भारतीय स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी या भारत में निर्मित जो खादी के कपड़े थे वो पहनने पर जोर दिया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि 1921 से 1922 तक कपड़ों का आयात घट गया। जो 102 करोड़ का आयात था वो सिर्फ 57 करोड़ पे आ गया। तो ये शुरुआत में बहुत तेज़ी से शहरों में आंदोलन फैला, लेकिन और आगे फिर व्यापारी वर्ग ने विदेशियों से व्यापार करना बंद कर दिया या उनको जो एडवांस व्यापार के लिए देते थे वो देना बंद कर दिया। कहने का मतलब व्यापारियों ने भी विदेशी व्यापार को या विदेशियों से जो आयात करते थे उसको नकार दिया और आह्वान किया गया कि केवल भारतीय कपड़े ही पहने। तो इससे भारतीय कपड़े पहने, जो सूत काटने, हस्तकंगा उद्योग थे वो शुरू हुए। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि भारत में जो बने हुए कपड़े थे वो बाहर से आए हुए कपड़ों के मुकाबले महंगे थे, तो गरीब व्यक्ति उनको ज़्यादा दिन अफोर्ड नहीं कर सकता था और इस कारण शहरों में आंदोलन की गति धीमी होती गई। क्योंकि मध्यम वर्ग जो भारतीय कपड़े बने हुए थे उनका ज़्यादा समय तक खर्च वहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उन विदेशी कपड़ों के मुकाबले बहुत महंगे पड़ते थे। तो इस कारण शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लग गया। तो ये हमने देखा कि असहयोग आंदोलन की जो धाराएं, अलग अलग धाराएं थी, उसमें एक धारा थी शहरी क्षेत्रों में आंदोलन का प्रभाव। तो हमने देखा कि किस तरह आंदोलन पहले शुरुआत में बहुत तेज़ी से हुआ, तेज़ी से मतलब गवर्नमेंट को भी बहुत नुकसान हुआ। जो आयात था या जो 102 करोड़ का था वो 57 पे आ गया, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे धीमा पड़ता गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कम पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे। मेरा मानना है कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। तो आप लोग जुड़िए,
मैं आपके साथ हूँ। हर तरह से तैयारी हमें हर तरह से तैयारी करनी है, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, ताकि एग्जामिनर जो भी पेपर बनाए हमारे लिए बायां हाथ का खेल हो। उसमें पेपर को हैंडल करने का तरीका भी हम सीखेंगे, किस तरह पेपर को हैंडल किया जाता है। और सबसे बड़ी जो है वो होती है निबंधात्मक क्वेश्चन के बारे में। हाँ, कैसे, मतलब निबंधात्मक क्वेश्चन आपकी मानसिक शक्ति को प्रदर्शित करता है, या निबंधात्मक क्वेश्चन देने का मकसद ही आपकी मानसिक शक्ति या मानसिक सामर्थ्य को दर्शाने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए। लेकिन एक चीज़ सोचो आप, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रेगिस्तान क्वेश्चन, लघुतरात्मक क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, अगर इनको तैयार करते चले जाएंगे तो यही तो हमें निबंधात्मक क्वेश्चन में लिखना है भाई। ये चीज़ें ही तो हमें निबंधात्मक क्वेश्चन में लिखनी है। जो फैक्ट हैं हमें निबंधात्मक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और मैन उसकी प्रस्तावना और लिखने का तरीका। अभी जैसे मान लो कि असहयोग आंदोलन पर क्वेश्चन आ गया, तो पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम क्या क्या थे वो पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखना, एक एक लिखना है, ये कार्यक्रम थे। फिर शहरी क्षेत्रों में प्रभाव, तो एक पैराग्राफ में नहीं लिखना है उनको। जैसे मैंने बताया, शुरुआत में मध्य वर्ग की हिस्सेदारी से आंदोलन बढ़ा, सभी व्यापारियों ने, सभी समूह ने इसमें भाग लिया, लेकिन सबका अर्थ भिन्न भिन्न था। तो इस तरह से टेक्निकल उत्तर देना है उसका। तो हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन किए, और मैं भी जल्दी से जल्दी बोर्ड पे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, और नोट्स प्लस क्वेश्चन पेपर मैं तैयार कर रहा हूँ। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जुड़िए, चैनल से जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़िए ताकि उनको फ़ायदा मिले। थैंक यू। ओके।